हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी पॉपुलिस्ट आंदोलन पर एक लेख के बारे में। 1880 ईस्वी तक ग्रीनबेक दल पृष्ठभूमि में चला गया था। अब कृषकों के सक्रिय संगठन के तौर पर दक्षिणी मैत्री संघ और उत्तर पश्चिमी कृषक मैत्री संघ अधिक सक्रिय थे। ये दोनों संगठन उत्तर और दक्षिण के किसानों की समस्याओं और आकांक्षाओं का दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को देखते हुए इन संगठनों में अनेक स्थानीय कृषक संस्थाओं का विलय हो गया। विशेषतः दक्षिण मैत्री संघ इस समय का सबसे अधिक शक्तिशाली कृषक संगठन था। इसके सदस्यों की संख्या 10 लाख के तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों कृषक संगठनों के कार्यक्रम वैसे ही थे जैसे कि अंग्रेज संस्थाओं के थे। इन्होंने कृषकों को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर जागरूक और क्रियाशील बनाने के लिए गतिमान पुस्तकालय, समाचार पत्रों और कृषि संबंधी अन्य साहित्यों आदि को उन्हें उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया। इन दोनों कृषक संगठनों के उद्देश्यों और कार्यक्रमों में बहुत समानता थी। अतः इन दोनों संगठनों के कुछ नेताओं को ऐसा सोचना था कि इनका आपस में विलय हो जाना उपयुक्त होगा, परंतु यह योजना मूर्त रूप न ले सकी क्योंकि दक्षिणी राज्यों के कुछ नेताओं का ऐसा मानना था कि वे आंदोलन को डेमोक्रेटिक दल के नेतृत्व के अंतर्गत सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कृषकों को डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने की दिशा में प्रभावित भी किया। दक्षिण मैत्री संघ और उत्तर पश्चिमी में कृषक मैत्री संघ ने राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्रमुख मांगें थी राज्य किसानों और आसान ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता निश्चित करें। रेल मार्गों पर शासकीय नियंत्रण स्थापित हो ताकि किसान अपने अधिशेष उत्पादन को सुगमता पूर्वक मंडियों तक ले जा सके। किसानों के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण के लिए अनाज भंडारों की स्थापना का प्रबंध राज्य करे। उपर्युक्त मांगों के अतिरिक्त भी कृषक संगठन की कुछ अन्य मांगें भी थी, परंतु कोई भी राजनीतिक दल उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं था। अतः विशेषकर उत्तर मैत्री संघ 1890 ईस्वी के चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। जैसा कि ऊपर यह बताया जा चुका है कि दक्षिणी मैत्री संघ डेमोक्रेटिक पार्टी के झंडे के नीचे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मूर्त रूप देना चाहता था। कुल मिलाकर इस चुनाव में इन कृषक संगठनों ने उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। उनकी सफलताओं से अमेरिकी राजनीतिक पार्टियां बेचैन रह गई। इस सफलता से अभिप्रेरित होकर दक्षिणी कृषक मैत्री संघ के नेताओं ने एक तीसरे दल की स्थापना के विषय में गंभीरता से सोचना और प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। जुलाई 1892 ईस्वी में ओमाहा नामक स्थान पर 1300 कृषक प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सम्मेलन में ही कृषक नेताओं ने एक नए तीसरे दल की स्थापना की जिसे जनता का दल या पॉपुलिस्ट दल कहा गया। पॉपुलिस्ट दल केवल कृषकों के ऊपर आधारित आंदोलन एवं संगठन नहीं था, अपितु इसमें मजदूर और अन्य मेहनतकश लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग पूंजीपति वर्ग की ज्यादतियों से त्रस्त थे। पॉपुलिस्ट नेताओं की प्रमुख मांगें निम्नलिखित थी। पहला मांगे है अमेरिकी लोकतंत्र की मूल भावना जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की स्थापना था, परंतु धीरे धीरे अमेरिकी शासक वर्ग इन सिद्धांतों को भूलने लगा था। अब पॉपुलिस्ट ने मांग की कि सरकार पर जनता के वास्तविक नियंत्रण की पुनर्स्थापना की जाए। इस प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा कुछ लोगों के राजनीतिक
आधिपत्य को तोड़ा जा सकता है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मात्र कुछ लोगों के ही विकास की संभावनाएं होती है, अतः इसके स्थान पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिसके अंतर्गत कृषक एवं मजदूर आदि भी अपना विकास कर सकें। तीसरा है, सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष लोकप्रिय निर्वाचन और गुप्त मतदान के अंतर्गत हो। चौथा है, जनोपयोगी संस्थाओं यथा रेल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, संचार व्यवस्था आदि पर शासकीय नियंत्रण स्थापित करना और इन संस्थाओं को पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। पांचवा है, मुद्रा के संकुचन की व्यवस्था के स्थान पर मुद्रा के प्रसार की व्यवस्था की जाए। इस दिशा में रजत मुद्रा का प्रसार किया जाए और पत्र मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए। छठा है, किसानों को आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि कृषकों का आर्थिक शोषण महाजनों के द्वारा ना हो सके। सातवां है, सरकार द्वारा कृषकों के अन्न भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कराई जाए। कृषक यहाँ अपने उत्पादन को रख सकता था और आवश्यकता पड़ने पर अपने उत्पादन के बाजार मूल्य का 80% तक 2% ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता था। अपनी उपयुक्त मांगों के आधार पर पॉपुलिस्ट ने 1890 ईस्वी के चुनावों में भाग लिया। इस चुनाव में उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि सार रूप में उनकी मांगें ग्रेंजो एवं ग्रीनबेकर्स दल के मांगों पर ही आधारित थी। उनकी सफलताओं को देखते हुए उनकी महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार ने विचार करना भी आरंभ कर दिया, परंतु पॉपुलिस्ट आंदोलन के नेता अपनी इस आरंभिक बढ़त को कायम न रख सके। 1892 ईस्वी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो तीसरे दल के रूप में पॉपुलिस्ट पार्टी में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए क्रमशः जेम्स बी. बीवर और जेम्स जी. फील्ड को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में पॉपुलिस्टों ने कुछ सफलताएं अर्जित की, परंतु वे सफलताएं क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित थी। पार्टी अभी भी संघीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में ग्रोवर क्लीवलैंड विजयी हुआ और उसने 1893 ईस्वी में अपना द्वितीय कार्यकाल आरंभ किया, परंतु वह जनता और कृषकों की प्रत्याशाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसके पद ग्रहण करने के बाद से भी भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आरंभ हो गया। राष्ट्रपति क्लीवलैंड आर्थिक मंदी के कारण एवं दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में उलझा रहा कि वह पॉपुलिस्टों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। इस बीच 1894 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें पॉपुलिस्टों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इस चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक दल और पॉपुलिस्ट पार्टी एक दूसरे के काफ़ी समीप आई। इस समय तक कृषक समस्याएं काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी थी और स्पष्ट था कि उनका दूरगामी प्रभाव आने वाला समय की राजनीति पर पड़ेगा। पॉपुलिस्ट आंदोलन का कमजोर पड़ना। पॉपुलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की निकटता का सीधा परिणाम यह निकला कि डेमोक्रेटिक पर कृषक का प्रभाव बढ़ने लगा। इस परिस्थिति में अमेरिका का पूंजीपति वर्ग रिपब्लिकन दल की ओर आकृष्ट हुआ। इस बंटवारे का सीधा प्रभाव 1896 ईस्वी में राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव पर भी पड़ा। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने विलियम मैकिनले को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने विलियम जेनिंग्स ब्रायन को अपना उम्मीदवार बनाया। समस्याओं के निकट रहने के कारण उसे पॉपुलिस्ट डेमोक्रेट्स भी कहा जाता था। उसकी उम्मीदवारी ने पॉपुलिस्ट पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। इस परिस्थिति में यदि पॉपुलिस्ट अपना
उम्मीदवार मैकिनले को प्राप्त होता। अतः वह विवश होकर पॉपुलिस्ट ने निर्णय लिया कि वे केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस चुनाव में ब्रायन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी, परंतु वह विजयी न हो सका और रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार विलियम मैकिनले राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ। यहीं से पॉपुलिस्ट आंदोलन धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया, लेकिन उसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में किसानों के लिए जो संघर्ष किया वह संघर्ष परिणाम की दृष्टि से शून्य नहीं रहा। उनके संघर्ष ने यह स्थिति पैदा कर दी थी कि कोई भी सरकार किसानों की मांगों आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं कर सकती थी। उनकी जो मांगे थी वे समय रहते स्वीकार कर ली गई। अब किसानों के लिए 20वीं सदी का सूर्य प्रभात अंधकार युक्त था, अपितु उनके लिए विकास की किरण आया था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।